हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वीटा सीट के बारे में। वीटा सीट को हम डिटेल में देखेंगे, पैरेलल एंटी पैरेलल हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक श्लोक मिला मुझे। इस श्लोक में मुझे बहुत अच्छा श्लोक लगा तो मैं आपके लिए ले आया। संस्कृत का श्लोक है कि कल्पेतु विश्वासम कुरु साधयतु। ठीक है ना, हमें एक्चुअली अपने कॉलेज टाइम में भी, अपने स्कूल टाइम में भी ये सिखाया जाता है कि देखो भाई, किसी भी चीज़ को करने के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई छवि कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए तीन चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आप कल्पना करो, ठीक है ना, किसी कार्य करने को सोचो कि हमें मान लो CSIR क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। फिर बिलीव करो, फिर अपने आप पे विश्वास करो कि हाँ मैं CSIR जो है अपना क्वालिफाई कर लूँगा। उसके बाद उसे अचीव करने के लिए मेहनत करो, ठीक है ना। मेहनत स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ करो, ये नहीं कि आपको गधों वाली तरह मेहनत करनी है कि भाई बोझ लाद दिया, 13 की 13 यूनिट लाद लें और चल रहे हैं। तो ऐसा मत बनो, स्मार्ट प्रिपेयर्ड करो, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कितना आता है, कहाँ से आता है, क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। बट निकलता उन्हीं का है CSIR जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आते हैं। कंफर्टेबल जोन का मतलब होता है, अब ये नहीं कि उठ के मजदूरी करना स्टार्ट कर दो। कंफर्टेबल जोन ये होता है कि आपको समय यानी कि टाइम टू टाइम अपने आप की रिवीजन, रिकॉल, क्या पीछे छूटा है, वो सब स्ट्रेटजी आपको लेकर के चलनी होगी। देखो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताऊँगा। ठीक है, पढ़ाने को मैं हूँ। एग्ज़ाम से पहले आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि मान लो आप उसमें उसको पढ़ करके टॉप रैंक ला सकते हो। ठीक है ना, नंबर 1, नंबर 2 रैंक। ये नहीं कि मैं आपको मतलब ऐसी हवा में पढ़ा रहा हूँ। टॉप जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पर कुछ ही टॉपिक होते हैं जहाँ पर डेप्थ में जाते हैं। बट मैं आपको हर चीज़ की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डीप में देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनका ऐसा हो गया है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। जब स्टार्टिंग में वे प्लेटफॉर्म आए थे तब वहाँ पर सही था, क्योंकि देखो आप मोस्टली क्या होता है कि आपको जो टॉप वाले बंदे मिलेंगे ना, जिन्होंने टॉप किया है, वो किसी छोटे इंस्टीट्यूट, छोटी कोचिंग से पढ़े हुए होते हैं। ठीक, क्योंकि वे मेहनत ज़्यादा लगाते हैं। जो जितने भी छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, छोटी छोटी अकेडमिक हैं, वे मेहनत ज़्यादा करती हैं। बट बड़े बड़े जो जिनका नाम हो जाता है एक बार, फिर वे उतना मेहनत करना छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो एक डायलॉग भी है कि ऊंची दुकान फीके पकवान हो जाते हैं। तो मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आता आप मुझसे बताओ, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डालो, मैं व्हाट्सएप पर बाकायदा रिप्लाई करूँगा। वहाँ पर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हो। नहीं, अगर आपको जैसे कि जितना मैं पढ़ाता हूँ, जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वे PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। देखो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो बस अब आपने कल्पना करी कि मुझे CSIR क्वालिफाई करना है। अब आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पे कि हाँ आप ही वो हो जो CSIR को क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। आप हो, आप में ये वो पोटेंशियल है कि आप CSIR क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो, ठीक है। अब उसे अचीव करने के लिए आपको ज़रूरत है एक रास्ते की, ज़रूरत है एक गुरु की। तो अगर आप मुझे मानते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से लेकर के CSIR तक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। बट अब आपको भी मेहनत करनी है। देखो मैं बताता हूँ, रिवीजन रिकॉल ये बहुत ज़रूरी होता है। रिकॉल आप कहीं पर भी कर सकते हो, रिवीजन का एक टाइमिंग रखो। आप एक लेक्चर देख रहे हो, उसको कम से कम 2-3 बार आप रिवीजन करो उसका, फिर उसका रिकॉल करो। रिकॉल आप सोते हो रिकॉल कर सकते हो, आप कोई काम कर रहे हो तब रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल और रिवीजन में क्या अंतर है मैंने आपको बता रखा है। रिवीजन होता है आपका, किसी आप जैसे PDF पढ़ रहा हो या फिर बुक पढ़ रहा हो, तब होता है आपका रिवीजन।
ठीक है। बट रिकॉल क्या होता है, रिकॉल आपका होता है कि विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी PDF, यू कैन आल्सो थिंकिंग इन योर माइंड कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रिकॉल। अगर रिकॉल में आपके टॉपिक याद आ रहे हैं, आपको पता है कि मैंने हाँ पिछली बार ऐसा पढ़ा है, तो यानी कि वो टॉपिक आपकी याद है। अगर रिकॉल में आपकी भी टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आज का बहुत कुछ बता दिया है मैंने। देखो, हिम्मत कभी नहीं हारनी, हिम्मत कभी नहीं हारनी। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ये जो पढ़ रहा है वो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। तो इस बात से नहीं घबराना कि मेरे इतने सारे अटैम्प्ट हो गए, मैं बहुत ज़्यादा मैंने तैयारी की है, मैंने 13 यूनिट तैयार की है, फिर भी मेरा नहीं हो पा रहा, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो सब नहीं है, किस्मत ख़राब नहीं है। आपने क्या काम किया है, आपने आपको जितना डेप्थ जाना था आपने उतना डेप्थ नहीं गए, आपको कब रिवीजन करना था, कब रिकॉल करना था, वो नहीं करा आपने, ठीक है ना। देखो, पढ़ाई ज़रूरी नहीं कि आप 16 घंटे, 10 घंटे या फिर 8 घंटे करो। पढ़ाई अगर आप 3 से 4 घंटे भी कर लो ना CSIR के लिए, 3 से 4 घंटे, और वो भी कब तक के लिए, 4 महीने के लिए, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आप CSIR में टॉप रैंक ला सकते हो। अगर आप एक MSc में हो या फिर MSc पास आउट हो, 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो और रिवीजन रिकॉल कर रहे हो, तो आप आराम से टॉप कर सकते हो। CSIR एग्ज़ाम एक्चुअली यार इतना हल्का है ना, इतना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बट ना करने वालों के लिए ये इंडिया का सेकंड टॉप टफेस्ट एग्ज़ाम में से गिना जाता है आपका CSIR, ठीक है ना। सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो आइए, आपको इमेजिन कर लिया आपने कि CSIR करना है, बिलीव कर लिया, अब अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत में हम क्या करेंगे कि जो हमें ज़रूरत है हम केवल उतना पढ़ेंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि हम किसी और एक्स्ट्रा के लिए नहीं करें। देखो, जगह जगह गड्ढे खोदने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने 13 यूनिट मतलब 13 की 13 यूनिट पढ़ ली, बट आपको नहीं पता कि यार मुझे कितना डेप्थ जाना है, कितना डेप्थ नहीं जाना है। किसी टॉपिक को ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल डेप्थ में जाने की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके बाल की खाल निकालने की ज़रूरत होती है। बट कोई कोई टॉपिक आपका ऐसा होता है कि उसमें आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन बच्चे फिर भी उसे डेप्थ में पढ़ लेते हैं, तो वो आपका टाइम टेकिंग है, मतलब समय लेता है और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। हमें यहाँ पर जो है अपना स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो आइए, इसी के साथ जो मैंने ये अभी आपके समय लिया है इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। बट आपको समय समय पर जागृत करना मेरा फ़र्ज है, ठीक है। तो कभी भी हताश मत होना, निराश मत होना। और अगर आप दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार दे रहे हो तो ये मत सोचना कि मैंने तो सब चीज़ पढ़ रखा है। अगर आपने सब चीज़ पढ़ रखा है तो आप मेरे पिछले बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर देख लो। अगर आपको उसमें से कुछ नया पढ़ने को मिला है, तो यानी कि आपने पूरा नहीं पढ़ा। पुराने को छोड़ो, आप मेरे केवल 2 पिछले लेक्चर देखो, उसमें से आपको क्या नया सीखने को मिला। अगर आपने वो सब पढ़ रखा है तो यानी कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना, फिर मैं मानूंगा। अगर आपने उसमें से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी थी उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका CSIR में नंबर नहीं आ पाया। एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो भाई, अब थोड़ा अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाओ। हो सकता है आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो सकता हो कि आप इस समय पढ़ रहे हो, तो ये सब बहाने होते हैं कि मैं अपना समय वहाँ पर दे रहा हूँ, मैं अपना समय वहाँ पर दे रहा हूँ। CSIR के लिए अपने 4 घंटे अलग निकाल कर दो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 10 घंटे अगर सोने को दोगे, क्योंकि भाई देखो, मैं तो आराम से अपना 10 घंटे सोता हूँ, मैं एग्ज़ाम टाइम में भी 10 घंटे सोता था। तो 8 से 10 घंटे अपना सो, क्योंकि ज़रूरी है ये 8 से 10 घंटे सोना, ठीक है। बाकी अपना 8 घंटे का काम करो, 18 घंटे के बाद 2 घंटे खेल कूद के निकाल दो कहीं पर हंसी मस्ती के, ठीक है ना। उसके बाद भी 20 घंटे बैठे और बाकी जो आपके 4 घंटे बचे हैं उसको दो अपना CSIR के लिए, ठीक है ना। तो बड़े आराम से अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलना है। संडे सैटरडे की मैं छुट्टी रखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है।
तो इतना सब चीज़ है, फिर भी बच्चे जो है ना वो कन्फ्यूज रहते हैं कि सर अब क्या पढ़ना, अब क्या पढ़ना। भाई एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, कभी भी जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। मैं इसको आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा मत करो कि आगे को दौड़ कर रहो, पीछे को छोड़ कर रहो। अभी अपने मन में सोच कर देखो कि आपने बायोकेमिस्ट्री के जो मैंने लेक्चर करा दिए हैं, जितने भी लेक्चर करवाए हैं, एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता, उसमें से देखो आपके याद सब हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपकी याद है पूरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आपको पता है अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज कैसे निकलता है, आपको पता है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, किसी भी पेप्टाइड का। क्या आपको पता है कि हमारे ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, एसिडिक, बेसिक, ये सब क्या है। तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगले वाले लेक्चर मांग रहे हो कि सर हमें लेक्चर दो, पिछला आप भूल रहा हूँ, तो वो बात सही नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि मैं जितना प्रिपेयर करके लाता हूँ ना, मैं जितना सोचता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं उसका केवल आपको 70% ही दे पाता हूँ। इस बात को भी समझो आप, क्योंकि देखो मैं भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि हम विवेकानंद जी नहीं है भाई, हम वे बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। हमारा आईक्यू लेवल बनाने से बनता है, हमेशा याद रखना। माँ के पेट से इंसान कुछ नहीं सीख पाता, ना ही माँ के पेट से उसका आईक्यू लेवल होता है। आईक्यू लेवल अपने आप को, अपने माइंड को प्रोसेस करना होता है, तब आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आईक्यू लेवल आप अपना बढ़ा सकते हो। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, जो गंदे गंदे विचार हैं, गंदे गंदे थॉट्स हैं, और जो निगेटिविटी है, निगेटिविटी से बचना है कि मेरे से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर चलो कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ना, अभी करना है तो करना। यही आपका कंफर्टेबल जोन से निकलना, कल के ऊपर कोई चीज़ नहीं टालनी, ठीक, कल के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं टालनी। अगर लेक्चर अभी आया है, लेक्चर को अभी देखेंगे, फिर इसका रिवीजन करेंगे, जब रात को सोएंगे तो फिर रिकॉल करते हुए सोएंगे, ठीक है ना। इतना आपको करना है। तो आई थिंक काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। तो इस लंबा लेक्चर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने बीटा सीड्स पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। बीटा प्लेटेड सीट। अब ये बीटा प्लेटेड सीट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके रजिस्टर में जो पेज पाए जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको भी आप सीट बोलते हो, कि A4 साइज की सीट है आपकी, 3/4 साइज की सीट है, ठीक है। तो अब इनको बोलते हैं सीट्स, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, सीट। अब दो चीज़ आती है, एक होती है आपकी बीटा सीट्स और एक होती है बीटा स्टैंड। बीटा सीट्स और बीटा स्टैंड में दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर देखो, ठीक है। देखो अगर आपकी सिंगल सीट है, ये आपकी सिंगल सीट है, ये आपकी सिंगल सीट है, आपके बीटा सीट्स बनती ही क्यों है, पहली बात तो वो देखो स्ट्रक्चर तो आपकी कुछ ऐसे ही होती है, यानी कि हेलिक्स टाइप की होती है, ठीक है ना। बट ये भी कहाँ से फॉर्म हुई है, ये इस एक पेप्टाइड अमाइनो एसिड से बनी हुई है, ठीक है ना। इस बात को याद रख लिया आपने कि इससे ही ये फोल्ड होकर के इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और ये फोल्ड होगी आपस में, तो ये हेलिक्स का रूप ले लेगी। बट अगर ये फोल्ड ना हो और इसको ऐसे ही रखा जाए, तब ये आपकी, अब इसमें देखो इसको बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे पेप्टाइड की ज़रूरत पड़ेगी, इसको बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे पेप्टाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो ये आपस में तो पेप्टाइड बॉन्ड बना नहीं सकते कि भाई मान लो यहाँ पर बना ले, यहाँ पर बना ले, ऐसे नहीं। तब इसको फोल्ड होना पड़ेगा, तब ये हेलिक्स में चली जाएगी, तब इसको बीटा सीट्स नहीं बोलेंगे ना हम। तो अब क्या है वो देखो कि इस सीट्स को ये है, तो अब इसका जो एक ये पेप्टाइड है, अब इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, बीटा स्टैंड, क्योंकि आपको एक स्टैंड चमक रहा होगा, ये आपका स्टैंड है, ये आपका दूसरा स्टैंड है, ये आपका तीसरा स्टैंड है, तो यानी कि अब इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड। और इन बीटा स्टैंड का कॉम्बिनेशन ही बनाता है बीटा सीट, यानी कि बीटा सीट्स बनाने के लिए आपको बीटा स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनको क्या बोला गया, बीटा स्टैंड, यानी कि देखो आपकी एक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड, ये दूसरी स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड, इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड, इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड, इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड। बट ये सारी को, इन सबको मिला करके क्या बोल देंगे, बीटा सीट्स। इस सब को मिला करके क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे इस सब को मिला करके कि भाई देखो ये तो है हमारी बीटा सीट्स, ठीक है ना, बीटा सीट्स। तो बीटा स्टैंड और बीटा सीट के लिए आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि बीटा स्टैंड जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड को बोल देते हैं, जबकि जो आपकी बीटा सीट्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके स्टैंड होते हैं, कॉम्बिनेशन जो स्टैंड होते हैं
उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बीटा शीट्स। कहाँ से फॉर्म्ड हुई है, आप कह सकते हो कि जो आपका अल्फा हेलिक्स है, जब हम इसके जो इसमें बॉन्ड बने हुए हैं उन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उन बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से ये लेंथ एक प्रकार का स्टैंड दिखाई देगा, एक प्रकार का स्टैंड दिखाई देगा। और हम कह सकते हैं कि ये स्टैंड मिलकर के ही आपस में क्या बनाते हैं, बीटा शीट्स बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो हेलिक्स होता है आपका, हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बनेगा आपका, इंट्रा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ पर कैसा बनेगा शीट्स में, वो बनेगा इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मतलब दो के बीच में बनना है, ठीक है ना, दो के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो आई होप अब आपको शीट और आपको हेलिक्स समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इतना आया है तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। द बीटा स्टैंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि बीटा स्टैंड क्या है, फिर देखेंगे बीटा प्लेटेड शीट क्या है। तो बीटा स्टैंड इज ए हेलिकल अरेंजमेंट आल्दो अन एक्सट्रीमली इलोंगेटेड फॉर्म विद टू रेसिड्यू पर टर्न, द साइड चेन आर ओरिएंटेड अल्टरिंग अप एंड डाउन। कहने का मतलब क्या है, जो बीटा स्टैंड है ना, जो बीटा स्टैंड कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ है, वो आपका अल्फा हेलिक्स है। ये पहले हेलिक्स था, अब इसको जब हमने एक्सटेंड किया, जब इसको हमने खींचा, ठीक है, जब हम इसको खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है हेलिकल अरेंजमेंट आल्दो, ठीक है, अन एक्सट्रीमली इलोंगेटेड फॉर्म विद टू रेसिड्यू पर टर्न, द साइड चेन आर ओरिएंटेड अल्टरिंग अप टू द डाउन, ठीक है ना। यानी कि हेलिक्स को हमने जब खींचा तो हमारे पास एक बीटा स्टैंड बन गया, ठीक है। इतनी बात पता लगी। अब ये बीटा स्टैंड ही आपस में मिल करके बीटा प्लेटेड शीट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बीटा प्लेटेड शीट बना देते हैं, क्योंकि इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इतनी बात पता चली, ठीक है। अब जब इतनी बात पता चली तो अब एक बात और देखो कि बीटा प्लेटेड शीट जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। बीटा प्लेटेड शीट आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है पैरेलल, एक होती है आपकी एंटी पैरेलल। हमने क्यों इन्हें पैरेलल बोला, क्यों एंटी पैरेलल बोला, on the basis of hydrogen bond we can say it beta plated sheet or we can say it anti parallel और parallel beta sheets, ठीक है ना। देखो अब आती है पिच की बारी। वहाँ पर हमने हेलिक्स में पढ़ा था, हेलिक्स में अल्फा हेलिक्स की जो पिच थी वो थी 5.4 की। अल्फा हेलिक्स की जो वन टर्न था, अल्फा हेलिक्स का जो वन टर्न था वो कितने का था, 5.4 का एंगस्ट्रॉम, 5.4 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो 310 हेलिक्स था वो कितने का था हमारा, 6 एंगस्ट्रॉम का, अगर आपको याद हो। तो देखो ऐसी बातें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसी बातें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी बात ही आपका CSIR क्वालिफाई कराएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना आगे को दौड़ करनी है पीछे को छोड़ करनी है, ऐसा नहीं, पीछे का भी साथ साथ लेकर के चलो, पीछे का भी साथ साथ लेकर के चलो। तो अभी यहाँ पर पिच की बात जब इसकी आती है कि पिच कितने की होती है, वहाँ पर अल्फा हेलिक्स की पिच कितने की होती है, 1.5 के समथिंग था, ठीक है ना, 1.5 के समथिंग था। यहाँ पर पिच जो है अगर आप एंटी पैरेलल में देखोगे, तो 6.84 एंगस्ट्रॉम, 6.84 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, जो पिच है। जबकि आप अगर पैरेलल में बात करोगे तो 6.4 एंगस्ट्रॉम, 6.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6.5 की पिच पाई जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए बीटा प्लेटेड शीट की जो पिच होती है वो कितने की हो सकती है, तो आप कह सकते हो 6.5 की। यहाँ पर एंटी पैरेलल की अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो वो होती है 6.84 एंगस्ट्रॉम की, और अगर पैरेलल की पूछेगा तो यहाँ पर होती है 6.4 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही सही है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब प्लेटेड शीट के बारे में कुछ लिखा गया है। बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स लाइन अप द साइड बाय साइड, यानी कि जब बनती है जब दो कोई पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर मतलब हमने पढ़ा था पेप्टाइड आर मैनी टाइप्स लाइक
डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि बीटा प्लेटेड शीट जब बनती है जब यहाँ पर 2 या फिर 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड जो चैन है वो उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 1 और 2 इसके बीच में अब यहाँ पर आपका बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी, 1 2 यहाँ पर आपकी बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी। आगे चलते हैं, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड बीटा स्टैंड। जब इंडिविजुअल होता है यानी कि अगर हम एक स्टैंड को लेकर के चलेंगे तब इसको बोलेंगे बीटा स्टैंड। ईच बीटा स्टैंड इज फुल्ली एक्सटेंडेड। जो बीटा स्टैंड होता है मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेलिक्स होता है, इस हेलिक्स को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो आपका क्या होगा, स्टैंड में जाएगा। इस हेलिक्स को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो आपका स्टैंड में जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात पता लगी, बहुत ही अच्छी बात है। देखो भाई 1 बाय 1 आप समझते रहो इसको, ठीक है। दे आर स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट चैन। यानी कि बॉन्ड कहाँ पर बना है, इस हाइड्रोजन और जो आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल में कौन होगा, O, ठीक ना। यानी कि बॉन्ड सेम बनना है। बॉन्ड इस NH, देखो यहाँ पर देखो NHOC के बीच में ही आपका बॉन्ड बनना है, बॉन्ड यहीं पर बनना है, ठीक है। दूसरे में देख लो कार्बोनिल और आपका NH बॉन्ड आपका यहीं पर ही बनेगा। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है उसके लिए ज़रूरी है O, उसके लिए आपका ज़रूरी है H, ठीक है ना। O और H की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इतना समझ में आया, लाइन बाय लाइन में सब कुछ समझा रहा। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो क्वालिटी अपनी तरफ से इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डाटा ज़्यादा आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा बचा करके रखा करो क्योंकि डाटा बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ना है तो कम से कम 2 GB डाटा बचा करके रखा करो लेक्चर के लिए, ठीक है। 2 GB डाटा बचा करके रखना है लेक्चर के लिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, अब इन्होंने क्या कहा कि हमारी 2 टाइप की होती है, जो बीटा प्लेटेड शीट होती है 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन सी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब आप देखोगे कि पैरेलल कौन सी होती है, देखो जो भी आपकी ये मान लो कोई भी आपकी पेप्टाइड चैन, ये पेप्टाइड चैन है, आपको पता होगा लेफ्ट साइड में आपके NH3 यानी कि अमाइनो एसिड होता है, जबकि आपके राइट साइड में COOH क्या है आपका, COOH है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो अगर ये ऐसे ही बनी हुई है यानी कि N इधर है, C इधर है, N इधर है, C इधर है, 2 स्टैंड आपस में, अब इनके बीच में अगर हम बॉन्ड बना दें, तो अब इसको बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट। क्या बोलेंगे इसको हम, पैरेलल बीटा शीट्स। तो पैरेलल मतलब ये जो आपकी पेप्टाइड चैन है, पॉलीपेप्टाइड चैन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानुपाती है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जबकि दूसरा टाइप आता है इसका एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है, क्या कि यहाँ पर देखो 2 स्टैंड है, 2 स्टैंड आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के भिन्न डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका जो एरो की डायरेक्शन आप देख रहे हो इधर की साइड है, इस एरो का डायरेक्शन इधर की साइड में है। यानी कि अगर हम इनके बीच में अगर बॉन्ड बनाएंगे तब ये कैसी बनेगी आपकी, ये बनेगी एंटी पैरेलल बीटा साइड्स। ये कैसी बनेगी आपकी, एंटी पैरेलल बीटा साइड्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति, भाई बता दो यार, आपत्ति हो तो कुछ कमेंट भी कर दिया करो कि सर जी आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सर जी ये और होना चाहिए था, सर ये और कर दो। भाई आप तो कमेंट ही नहीं करते, लाइक तो छोड़ो, लाइक तो बात की बात है। भाई साहब गुस्सा तो आता है बट कोई नहीं भाई साहब अब 2-4 के लिए 2-4 को तो छोड़ना पड़ता है कि चलो छोड़ो परे को, किसी दूसरे का नुकसान क्यों करें हम, ठीक है। तो अब देखो एंटी पैरेलल और पैरेलल का मतलब आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब जो बॉन्ड बनना है C+O और इस NH, यानी कि बॉन्ड आपका कार्बोनिल और अमीनो के बीच में बनना है। कार्बोनिल का O ग्रुप और आपका अमीनो का H ग्रुप मिलकर के आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर आप देखोगे इसको तो देखो ये क्या है कि आपके 2 के बीच में बनना है, यानी कि एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये है। इसी प्रकार से एंटी पैरेलल में एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड इंटर बनना है, यानी कि 2 के बीच में बनना है, इसको बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही सही है भाई साहब, समझदार इंसान हो यार तुम तो।
ठीक है। अब देखो कुछ इधर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंटर चैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व। जो बीटा प्लेटेड शीट होती है उसमें इंटर चैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है। इसके बाद एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर कॉमन। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर कॉमन। तो जो आपकी मोर कॉमन होती है, जो जहाँ से आपका प्रोटीन की सिंथेसिस हाईली होती है, वो कौन सी आपकी एंटी पैरेलल। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद इसके एग्जाम्पल आपके सिल्क हो सकते हैं, जो कि जब सिल्क मतलब जो ऊन, घरों में ऊन का यूज करते हैं ना, तो सिल्क इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम एग्जाम्पल वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कोलेजन क्या होता है, इलास्टिन क्या होती है। जब हम आगे चलेंगे तो आगे इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोलेजन, इलास्टिन, किस में अल्फ़ा होता है, किस में बीटा होता है, कौन सी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद मोर कॉमन अमाइनो एसिड इज बाइफ। अब इसमें क्या है कि मोर जो बीटा प्लेटेड शीट होती है, इसमें आपके मोर कॉमन अमाइनो एसिड यानी कि जो बीटा शीट का फॉर्मेशन करते हैं उसमें आते हैं आपके वाइफ, यानी कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन। सिंगल लेटर कोड आपको ज़रूर याद होना चाहिए। बस मैंने इतनी बार बता दिया है सिंगल लेटर कोड कि आपको जो है वो आपका एकदम मतलब आपकी याद अब तक हो जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि ये जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। और स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आप इस बात को भी मत भूलना। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है ना। तो आप परपेंडिकुलर, आई होप, देखो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अगर नहीं पता तो यानी कहीं ना कहीं आपका जो है बेसिक बिल्कुल लुल है। बेसिक क्या है, लुल है। ठीक है ना। बेसिक लुल है तो आप भी कैसे हो बस समझ जाओ। ठीक है ना। तो अपने बेसिक पर थोड़ा ध्यान दो। कोई चीज़ नहीं आ रही कमेंट करो यार कि सर हमें ये नहीं पता। देखो शर्माना नहीं है। पहली बात, आप क्या होता है, मैं कहता हूँ ना आपसे कि करो करो करो, मुझे पता है यार, अगर तुम्हें नहीं आती ना, तुम्हें नहीं आती तो किसी को नहीं आती, दैट्स ऑल। तुम्हें नहीं आती तो किसी को नहीं आती, सीधी सी बात है। तो भाई साहब कमेंट करा करो कि सर हमें नहीं पता। आपके मान लो अगर आपको पता भी है तो भी कमेंट किया करो, क्योंकि आपके हिसाब से किसी दूसरे का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना। आपके थ्रू किसी दूसरे का फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और बीटा प्लेटेड शीट में ये बात आप याद रखना। ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं कि देखो अब इस वाले डायग्राम को देखो कि एंटी पैरेलल में आपको जो बीटा स्टैंड होंगे वो डिफरेंट साइड में चमक रहे होंगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर की साइड में, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड में है। ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन फिर इधर, इसकी डायरेक्शन फिर इधर। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर बॉन्ड बनना है तो इसको बोला है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और देखो यहाँ पर क्या है कि जी पैरेलल में क्या है कि आपकी डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन सेम साइड में है, यानी कि इसका COOH इधर की साइड में, सबका इसका NH इधर की साइड में। ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये पैरेलल। अब बात करते हैं कि क्यों ये हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पैरेलल बीटा शीट के। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मैंने आपको हाइड्रोजन पढ़ाया था कि आपका हाइड्रोजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वहाँ पर जब जो है एंगल 180 डिग्री हो। जब एंगल क्या हो, जब आपका एंगल हो 180 डिग्री, जब आपका 180 डिग्री एंगल हो तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो अब देखो एंटी पैरेलल में देखो आपका बॉन्ड कैसा है, स्ट्रेट लाइन का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपको पता होगा कि देखो आपको ये जो अगर एक सर्कल दे दी जाए तो इसमें टोटल कितना एंगल बनता है, 360 का, 360 का। और अगर इसका आधा एंगल ले लिया जाए तो ये कितने का बनने वाला है, 180 का। ये कितने का बनने वाला है, 180 का। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल बनना है, एंगल कौन सा बनना है, ये वाला एंगल कौन सा बनना है, ये वाला। ठीक है ना। तो ये एंगल कितने का, 180। और 180 एंगल अगर आपका बन रहा है तो यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है। और ये कहाँ पर पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है आपका एंटी पैरेलल में। देखो सब जगह आपका कैसा है, सब जगह आपका 180 डिग्री है, सब जगह कैसा 180 डिग्री है। ठीक है ना। सॉरी डिग्री कह रहा हूँ,
180 डिग्री तो कहा जाएगा, कोई नहीं यार आपके साथ रहते रहते भी शायद ये मेरे में थोड़े से आपके लक्षण आ रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, हंसी मजाक चलती है। देखो एक डायलॉग है कि जिसकी हंसी जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। टॉपिक को पढ़ो, कभी भी सीरियस होकर मत पढ़ो, मज़े से पढ़ो। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं जब भी कल परेशान था फिर मैंने मूवी देखी, कॉमेडी मूवी देखी, ठीक है ना, बड़ा मज़ा आया भाई साहब, ठीक है। तो आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में 180 नहीं बन पा रहा, कहीं ना कहीं जो आपकी लाइन है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी कि लाइन का स्लोप आ रहा है। लाइन में क्या है कि स्लोप आ रहा है। और आपका 180 कैसा होता है, 180 आपका ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको लाइन में, इस लाइन में कहीं ना कहीं स्लोप देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका बॉन्ड है वो 180 से लेस देन, जो आपका बॉन्ड है वो कैसा हो रहा है, लेस देन 180 जा रहा है। तो बॉन्ड आपका कैसा है, सॉरी ये चिन्ह होता है, ठीक है। तो लेस देन 180 बनना है, इसलिए पैरेलल बीटा शीट जो होती है वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ पर ये पैरेलल है, पैरेलल में एरो आपका एक साइड जा रहा होगा, एंटी पैरेलल में जो एरो है वो डिफरेंट साइड में जा रहा है आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ अब देखो वैसे तो समझने को आपने सब चीज़ पढ़ लिया है कि आपके बीटा शीट्स क्या होते हैं, अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं। बीटा शीट्स में वही था जितना मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। एंटी पैरेलल, पैरेलल जो आपके हैं वो आप याद रख सकते हो। इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले देख लो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स कुछ आपके एंटी पैरेलल है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें 180 डिग्री ही क्यों बनता है, इसमें 180 डिग्री क्यों बनता है, उसको समझो। उसको समझने के लिए आपको पहले इन डायग्राम पर आना होगा। तो देखो भाई पहले हम देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या है कि हमने मान लो कोई इस यहाँ पर चलो ठीक, हाँ यहाँ पर देखो पैरेलल में क्या है कि हमने दो स्टैंड ले लिए, ये एक स्टैंड ये वाला, एक स्टैंड ये वाला, डायरेक्शन सेम साइड थी। तो अब देखो अब ये मत कहना कि सर इन्होंने तो सी टर्मिनस इधर लिया है, एन टर्मिनस इधर लिया है। तो देखो भाई वो तो समझाने की वजह से, मान लो चलो तुम ही मान लो यार, कोई नहीं, एन इधर है, आपका सी इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एन इधर सी इधर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एन के नीचे एन आ रहा है, सी ओ के नीचे सी ओ आ रहा है, आपका एन एच के नीचे एन एच आ रहा है। और बॉन्ड कहाँ पर बनना है, बॉन्ड बनना है आपका ओ और आपका एच में। बॉन्ड कहाँ पर बनना है, ओ और एच के बीच में, यानी कि एन एच इधर है तो सी ओ उससे एक नेक्स्ट स्टेप पर होने वाला है, यानी कि बॉन्ड कहीं ना कहीं आपका डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं बन पा रहा है। अब यानी कि आपका 180 डिग्री नहीं मिल पा रहा, 180 डिग्री से कम मिल पा रहा है, ठीक ना। इसलिए ये जो एंगल है ये 180 डिग्री नहीं बन पा रहा, इसलिए पैरेलल बीटा शीट्स में आपका बॉन्ड कमज़ोर है, ठीक है। जबकि अगर हम एंटी पैरेलल की बात करें तो देखो एक सी टर्मिनस से एक एन टर्मिनस है एक ही साइड में, ठीक है ना। अगर इसका सी डबल बॉन्ड इधर है तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे क्या रहा, एन एच, ठीक है। सी अल्फा के नीचे तो सी अल्फा ही आना हमेशा। एन एच के बीच में क्या रहा है, सी डबल बॉन्ड अल्फा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके जस्ट सामने जब आप इसको रखोगे तो आपके जस्ट सामने बॉन्ड बन पा रहा है, और ये आपको एक स्ट्रेट लाइन चमक रही होगी। और स्ट्रेट लाइन मतलब बॉन्ड कितने का है आपका, 180 का। और मैंने आपको बताया 180 जो होता है हाइड्रोजन की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंगल होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बॉन्ड कैसा बनना आपका, स्ट्रेट बॉन्ड कैसा बनना आपका, स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड कैसा बनना है, स्ट्रेट लाइन का। यानी कि एंटी पैरेलल बीटा शीट्स जो होती हैं उसमें आपका बॉन्ड कैसा बनना है, 180 डिग्री, यानी कि आपकी पैरेलल बॉन्ड बन रहा है, सॉरी आपके एंटी पैरेलल में स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड बनना है, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि पैरेलल में बॉन्डिंग किस प्रकार से है और एंटी पैरेलल में बॉन्डिंग किस प्रकार से। अमाइनो एसिड को कैसे लिखते हैं, एनसीसी, ये सब एनसीसी है, ठीक है। आप लिख कर देख लो, बना करके देख लो, आपको ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपकी समझ में इतना आया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो कुछ और देख लो कि आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ा था, अल्फा हेलिक्स में कैसा होता है कि क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्रॉस लिंक भी पाया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका सिस्टीन बॉन्ड मिलकर के सिस्टीन बनाते हैं, सिस्टीन बॉन्ड मिलकर के सिस्टीन बनाते हैं। जो लास्ट वाला सिस्टीन है इसमें ई नहीं होता, वो रिएक्शन मैंने आपको दिखा रखी है।
ठीक है ना। तो अल्फा हेलिक्स में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके अलावा भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा रहता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका कैरेक्टर देखो कि टफ होता है, यानी कि बीटा, अगर आपका अल्फा सीट्स और बीटा सीट्स को मिलाया जाए तो उसमें जो सबसे मजबूती आती है, मजबूती कहाँ पर आएगी आपकी, अल्फा हेलिक्स में। अल्फा हेलिक्स आपका मजबूत रहेगा। टफ होता है इनसोल्यूबल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बेरिंग हार्डनेस एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि जो वाटर होता है वाटर में वो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है ना। तो वाटर में कैसा है, इनसोल्यूबल है, इसकी वजह से हार्डनेस आती है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अगर हम कंपेयर करें अल्फा हेलिक्स और बीटा कन्फर्मेशन की, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको बीटा सीट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल याद रखना कि अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन आपके कहाँ पर पाया जाता है, बालों में, बाल आपके अल्फा कैरोटीन है। फीदर, जो पक्षी होते हैं, पक्षी में जो पंख होते हैं वे क्या के बने होते हैं आपके, अल्फा कैरोटीन के। इसके बाद नेल्स आते हैं, नेल्स क्या के बने हुए होते हैं आपके, कैरोटीन के, ठीक है ना। तो अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल याद रखना, हेयर, फीदर, नेल्स, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बीटा कन्फर्मेशन आ जाता है, यानी कि बीटा सीट्स आ जाती है। ये कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स थोड़ी सॉफ्ट होती है, फ्लैक्सिबल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्रोम, जब हम देखेंगे बीटा सीट को, कोलेजन पढ़ेंगे, इलास्टिन पढ़ेंगे, तो देखेंगे कौन किसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल सिल्क यानी कि फाइब्रोनिन आता है, ठीक है ना, सिल्क और फाइब्रोनिन है आपका। इसके बाद कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स आ जाता है। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, बताओ, रामाचंद्रन ने करी थी, ठीक है, GN रामाचंद्रन ने करी थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये कैसा होता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। देखो भाई, मुझे टेंसाइल का नहीं पता, तो मुझे ज़रा कमेंट करके बता दियो कि टेंसाइल क्या होता है, क्योंकि सब चीज़ अब मुझे थोड़ी ना पता होगी, तुम्हें भी पता होगी भाई टेंसाइल का मतलब क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, तो मुझे बता देना ज़रा, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा क्लियर करो अपना। इसके बाद ये होता है विदाउट स्ट्रेच, यानी कि इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती। इसके जो एग्जांपल हैं, कोलेजन ऑफ टेंडोन्स हो सकते हैं, वॉन्स हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपका गेट में तो डायरेक्ट पूछा जाता है, बट क्या होता है कि CSIR में स्टेटमेंट बना करके पूछे जा। तो अब जो हमने छोड़ा था इन प्रॉपर्टी को, तो अब हम इन प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वैसे ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट्स होती है उनमें क्या आपकी दिक्कत होती है। तो देखो, पहले अल्फा हेलिक्स है, ये आपका बीटा सीट्स है। तो राइट हैंडेड कोइल्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड कोइल जो होती है वो आपकी मोस्ट फेवरेबल होती है किसमें, अल्फा हेलिक्स में, जबकि सीट्स में आपकी एंटी पैरेलल सीट्स होती है, ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म विद इन द पॉलीपेप्टाइड चैन, यानी कि विद इन, यहाँ पर ध्यान दो, विद इन बनना है, बट यहाँ पर क्या होता है, इन बिटवीन बनना है, यानी कि लिंकिंग होगी, लिंकिंग टू और मोर बीटा स्टैंड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर लिंकिंग हो रही है टू और मोर बीटा स्टैंड के बीच में, ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन NH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो रेसिड्यू विथ CO ग्रुप ऑफ अनादर अमाइनो एसिड। ये देखो NH और CO के बीच आपका जो है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेम इसमें भी आपका ऐसे ही होने वाला है, बट इसमें विद इन होता है, इसमें एडजेसेंट होता है, यानी कि पास वाले में होता है, ठीक है ना। बीटा स्टैंड में कैसा होता है आपका, पास वाले में होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो R ग्रुप, और एक बात याद रखना, जब आपकी अगर R ग्रुप टू R ग्रुप अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो तब वो टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगी। हमेशा याद रखना, अगर पेप्टाइड बॉन्ड में आपकी पेप्टाइड बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपका R ग्रुप, ये जो R ग्रुप होता है ना, नंबर 4 का जो अमाइनो एसिड होता है उसमें नंबर 4 जो R ग्रुप होता है, अगर R ग्रुप में आपका जो है बॉन्डिंग हो रही है तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है ना। तो ये सब बात वैसे तो मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डायग्राम भी बनाया था, ठीक है ना। बट अब आप केवल यही बात याद रखना कि आपका आर ग्रुप में अगर आर ग्रुप में बॉन्ड बनना है तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो देख लो, आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड आर ओरिएंटेड आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका हेलिक्स होता है ना, जो आपका मान लो ये आपका हेलिक्स है,
तो यहाँ पर आर ग्रुप क्या है, ये आपका बाहर आर ग्रुप निकला हुआ होगा, ठीक है, आर ग्रुप निकला हुआ होगा ये, यानी कि आर ग्रुप जो है आउटसाइड में निकला हुआ होता है हमेशा। आर ग्रुप कैसा होता है, आउटसाइड में निकला हुआ होता है, ठीक है ना। जबकि जो बीटा सीट्स होती है उसमें क्या होता है कि आर ग्रुप आर डायरेक्ट टू द बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सीट। इसका मतलब क्या है, देखो जो आपकी सीट्स होती है ना, इस प्रकार से सीट्स होती हैं, तो आर ग्रुप आपका हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट हो, आर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो देखो जो अब ये पूरा का पूरा बीटा सीट्स बना रहे हैं आपकी, बट यहाँ पर जो है उसको बोल देंगे आउटर, और जो अंदर की ओर है उसको क्या बोलेंगे, इंटर, यानी कि अंदर की ओर इंटरनल। इसलिए इन्होंने कहा आर ग्रुप आर डायरेक्टेड टू बोथ साइड, यानी इनसाइड आउटसाइड। बट अल्फा हेलिक्स में तो आउटसाइड इनसाइड का कोई मतलब ही नहीं था, तो ये स्टेटमेंट एबी बना दिया। और CSIR में एबी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, मैं इनको रखता हूँ एबी कंडीशन में, ठीक है, तो थोड़ा फन के लिए, जिससे कि ये याद रहे, ठीक है। इसके बाद देखो कि अल्फा हेलिक्स कैन बी ए सिंगल चैन, अल्फा हेलिक्स सिंगल चैन में होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार के सिंगल चैन में बने हुए होते हैं। जबकि बीटा सीट्स कैन नॉट एग्जिट एज ए सिंगल बीटा स्टैंड। अब बताओ इसमें कौन सा, अगर हम बीटा स्टैंड एक अकेला बना दें तो इसमें कौन सा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, कोई सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होती है, सिंगल बीटा स्टैंड में नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अल्फा हेलिक्स हैज ओनली वन टाइप, अल्फा हेलिक्स एक ही टाइप का होता है, जबकि बीटा सेट कैन बी पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकता है। यानी कि देखो आपका होने को तो ये अल्फा हेलिक्स जो होता है लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है। आई रिपीट इट अगेन, अल्फा हेलिक्स आपका लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है। बट जो आपका लेफ्ट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, इसलिए उसको माना ही नहीं जाता। तो हमेशा हम कैसा पढ़ते हैं, राइट स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स, इसलिए हम हमेशा कैसा पढ़ते हैं, राइट स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। बट बीटा सीट्स में हमारा एंटी पैरेलल और पैरेलल हमें सीट्स देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एनालिन, आर्जिनिन, आपका ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन। जबकि जो बीटा सीट्स है इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वाइफ, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताए थे, वाइफ, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो डायग्राम है मैंने गूगल से उठाया था, ठीक है ना, अच्छा लगा मुझे डायग्राम और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो ये स्टेटमेंट एज इट आपसे CSIR में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है। जो निमोनिक्स की बात की थी कि किसमें कौन सा अमाइनो एसिड पाया जा रहा है, वो मैं आपको बीटा टर्न जब हम लूप पढ़ेंगे, यानी कि श्रृंखला वाला लेक्चर, उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा, अगर मेरी याद आ जाए तो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जो पढ़ाने वाला होता हूँ मैं केवल 70% ही आपको दे पाता हूँ, उसमें भी आप सही से वो अगर वो भी तैयार ना करो तो फिर बेकार है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समअप करते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। मैंने आपको अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है ना। तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, कहीं और से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और दूसरे। देखो अगर आप इन लेक्चर को ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको किसी बुक पर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको किसी भी मतलब किसी भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ के नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज लेक्चर आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो यार लाइक और कमेंट कर दिया करो। वैसे कहना नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें खुद को लगना चाहिए कि यार हमें कुछ मिल रहा है, बदले में हम कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दे कमेंट में कि सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, नाइस सर या फिर ख़राब पढ़ाया, इतना तो बोल सकते हो ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अपने आप भी सोचो, क्योंकि अगर देखो लाइक आ रहे हैं, कमेंट आएंगे तो मुझे भी खुशी रहेगी, ठीक है। तो ओके गाइज, इसी के साथ ही लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।